नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब आपको जैसा कि पता है, राजस्थान में एक वैकेंसी आने वाली है लैब असिस्टेंट की। ठीक है, लैब असिस्टेंट मतलब प्रयोगशाला सहायक। साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं जो प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम देने वाले हैं, उनके साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफी बच्चों को ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी लगता है। और अगर आप देख भी रहे होंगे तो इसके कुछ ज्यादा आपको मटेरियल वगैरह ऑनलाइन मिल भी नहीं रहा है कि बिल्कुल डेडिकेटेड मटेरियल जो लैब असिस्टेंट के लिए ही तैयार हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको क्या करूंगा, लैब असिस्टेंट के जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना और जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं, ठीक है, सारे टॉपिक मैं आपको यहीं पे करवाने वाला हूँ। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं यहीं पे फिजिक्स और बायोलॉजी की क्वेश्चंस भी ले लूंगा, ताकि आपकी जो लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, पहला चैप्टर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला चैप्टर क्या है, आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 किसके बारे में है, मेनली परमाणु के बारे में। ठीक है, आपको परमाणु के बारे में समझाना है कि परमाणु में कौन कौन से मूलभूत कण होते हैं, परमाणुओं के मॉडल किस प्रकार से दिए गए, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन हम किस तरह से भरते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त परमाणुओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनमें हम लोगों को आवर्तिता भी देखनी है, यानी कि आवर्त सारणी के बारे में भी समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ने का पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे जो राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, सारी थ्योरी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा क्वेश्चन के अंदर ही, जिससे आपको ज्यादा टाइम के लिए वो चीज याद रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में फोटोग्राफिक प्लेट में किस यौगिक का प्रयोग किया। ठीक है, देखो आप सबको पता है रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की थी, जिसमें उसने क्या किया था, एक अल्फा कण स्रोत लिया था। कुछ इस तरह से अल्फा कण स्रोत था। इस अल्फा कण स्रोत से उसने क्या करवाया था, सोने की पन्नी पे अल्फा कण की बमबारी करवाई थी। और यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पर उसने क्या किए थे, प्रेक्षण लिए थे। ठीक है, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होता था, एक फ्लैश आता था। ठीक है, वो फ्लैश किस कारण से आता था, क्योंकि यहाँ पे उसने अल्फा कण में जो फोटोग्राफिक प्लेट ली थी ना, उसके ऊपर क्या लगा रखा था, जिंक सल्फाइड लगा रखा था। जिंक सल्फाइड मतलब ZnS। ठीक है, जिंक सल्फाइड उसने यहाँ पे इस फोटोग्राफिक प्लेट पर लगा रखा था। तो जैसे ही वो अल्फा कण जिंक सल्फाइड से टकराता था, हमको यहाँ पे हल्का सा क्या नजर आता था, फ्लैश। अच्छा, और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सोने की पन्नी यूज की थी उसने, किसकी पन्नी यूज की थी, सोने की पन्नी। ठीक है, और सोने की पन्नी जो थी ना, वो कितनी मोटी थी, उसकी मोटाई थी 100 नैनोमीटर। ठीक है, कितनी मोटाई थी, 100 नैनोमीटर। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नाभिक जो था, नाभिक, उसकी खोज किसने की थी, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। इसीलिए इस प्रयोग को हम रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे अल्फा कण प्रकीर्णन भी कहा जाता है और इसी को रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। इस तरह से नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने की। सोने की पन्नी उसने यूज की थी, जिसकी मोटाई कितनी थी, 100 नैनोमीटर। उसके अलावा उसने फोटोग्राफिक प्लेट पर किस यौगिक का उपयोग किया था, जिंक सल्फाइड का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे परमाणु के मूलभूत कणों से। देखो, इनमें से सबसे हल्का कौन है, हल्का मतलब भारीपन। ठीक है ना, इनमें हम लोगों को इनका क्या देखना है, द्रव्यमान देखना है। भाई यदि हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.31 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। सॉरी 9.1 होता है, ये 9.31 नहीं होता, 31 यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ये भी कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। और अगर हम अल्फा कण की बात करें, देखो अल्फा कण जो होता है ना, ये होता है हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक, हीलियम का जो नाभिक होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, अल्फा कण कहा जाता है। और हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2, और 2 ही उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिलेगा, तब जाके हीलियम का नाभिक बनेगा। तो ये तो सबसे भारी है, ये तो हो ही नहीं सकता। हम तुलना करते हैं इन तीनों की। देखो यहाँ पे आ रहा है -27, यहाँ पे भी आ रहा है -27,
ठीक है, और यहाँ पावर आ रही है -31, ठीक है। तो माइनस में जो पावर होती है ना, अगर माइनस में पावर इंक्रीज होती है तो कण उतना ही क्या हो जाएगा, हल्का। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10 टू द पावर -31, 10 टू द पावर -27 और 10 टू द पावर -27, ये दोनों तो इक्वल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक, ठीक है। हीलियम का नाभिक मतलब 2 प्रोटॉन और 2 ही क्या, न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जब द्रव्यमान जुड़ेगा तो ये तो और भारी हो गया, इसका मतलब सबसे हल्का इनमें कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था हमारा परमाणु के मूलभूत कणों से था। इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को किसने ढूंढा था, जेम्स चैडविक ने, किसने ढूंढा था, जेम्स चैडविक ने ढूंढा था। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को किसने ढूंढा था, ई गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन ने। इस तरह से आप यहाँ पे इनके खोजकर्ताओं के नाम भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक क्या है, क्वांटम संख्याएं। देखो मैं सीधे क्वेश्चन भी ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिया, यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वांटम संख्याएं समझ लेते हैं क्या होती है, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये किन चीजों के बारे में हम लोगों को बताती है। उसके बाद में हम एक बार ये चीज कर लेंगे ना तो आप क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड हर क्वेश्चन इजीली कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वांटम संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली संख्या है यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इसको प्रदर्शित करते हैं n से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या हमें बताती है किसी शेल के बारे में। शेल का मतलब होता है कोश, कोश या कक्षा, ठीक है ना, कोश या कक्षा के बारे में बताती है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सोडियम की, ठीक है। सोडियम कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। ये चीजें भी मैं बताऊंगा आपको, किसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2,8,1। यहाँ पे नाभिक यदि ले लें हम सोडियम का, तो उसके अराउंड ये जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फिर जो तीसरी कक्षा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो पूरे होते हैं ना, इनको कहा जाता है कोश, ठीक है ना, कोश, या फिर इनको हम लोग ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, इनको हम लोग ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये हमें किसके बारे में बताती है, कोश के बारे में, कक्षा के बारे में, ऊर्जा स्तर के बारे में या शेल के बारे में। और m के मान क्या क्या होते हैं, m के मान जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से ये क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इनका हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, जैसे 1 के लिए अपन पहली कक्षा, फिर 2 के लिए दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, या फिर इनको ऐसे भी बोला जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान से अगर समझे हम, इसको कहा जाता है के कोश, इसको कहा जाता है एल कोश, इसको कहा जाता है एन कोश। तो हम लोग इनको के, एल, एम, एन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक कोश में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें, यदि हमें n का मान दिया हुआ है, ठीक है ना, n का मान दिया हुआ है और यूं पूछे कि हमें n जो है इसके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 2n², ठीक है। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2n²। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मुख्य क्वांटम संख्या n से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। शेल यानी कि कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर को ये रिप्रेजेंट करती है। n के जो मान है ये 1 2 3 4 इस तरीके से लिखे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से n को मान दिया जाता है। अगर 1 दिया हुआ है n का मान तो वो पहली कक्षा की बात कर रहा है, अगर 2 दिया हुआ है तो वो दूसरी कक्षा की बात कर रहा है, अगर 3 दिया हुआ है तो वो तीसरी कक्षा की बात कर रहा है, ठीक है।
धनात्मक पूर्णांक होता है, n का मान ऑलवेज एक धनात्मक पूर्णांक होगा 0 से बड़ा, है ना, 1 2 3 4 ऐसे धनात्मक क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर आपको n का मान दे दिया जाए, मुख्य क्वांटम संख्या दे दी जाए या किसी कक्षा का नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछे कि उस कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, गोल्डन फॉर्मूला 2n²। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हमें किसने बताया था, बोहर ने। आपने नील्स बोहर का नाम सुना होगा, नील्स बोहर ने हमें मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया था। ठीक है, दिगंशीय क्वांटम संख्या की बात करते हैं। देखो, दिगंशीय क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं L से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, L से। L से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। L से इसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये जो है ये n पर डिपेंड करती है, n पर डिपेंड करती है। ठीक है, आपको n का मान दिया जाएगा जिससे आपको L का मान निकालना होगा, ऑलवेज n पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना, ये किसके बारे में बताएगी, देखो पिछली वाली शेल के बारे में बता रही थी, कोश के बारे में बता रही थी, तो ये वाली किसके बारे में बताएगी, सब शेल के बारे में, है ना, सब शेल या उपकोश के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी, ये उपकोश के बारे में। ठीक है, उपकोश कौन कौन से होते हैं, उपकोश होते हैं आपका S उपकोश हो गया, आपका P उपकोश हो सकता है, आपका D उपकोश हो सकता है, आपका F उपकोश हो सकता है, G हो सकता है, H हो सकता है। अगर S उपकोश है तो उसके लिए L का मान कितना होगा, 0। अगर P उपकोश है तो उसके लिए 1 होगा, D के लिए 2 होगा और F के लिए 3 होगा। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ रहे। L से प्रदर्शित करते हैं, N पे डिपेंड करती है, अभी निकालना सिखाऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा पूरा। सब शेल के बारे में बताती है, यानी कि उपकोश के बारे में बताती है। पिछली वाली कोश बता रही थी, तो ये किसके बारे में बताएगी, उपकोश के बारे में। उपकोश S P D F G इस तरह से हो सकते हैं और L की वैल्यू उनके लिए क्या होती है, 0 1 2 3। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको n की वैल्यू गिवन है ना, n आपको क्या है, गिवन है, आपको n दे दिया और पूछा कि भाई बताओ L की वैल्यू क्या होगी, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, जैसे मुझे बोल दिया ऐसे, यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे बोल दिया कि n की वैल्यू क्या है, 3 है, n की वैल्यू क्या है, 3 है। इसके लिए आप L की वैल्यू निकालो, तो L की वैल्यू 0 से कहां तक होगी, 0 से 3-1 तक, यानी कि 0 से लेके कहां तक होगी, 2 तक। 3-1 का मतलब 2, यानी कि L की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 0 1 और 2। अगर L 0 आ जाता तो क्या होता, S। अगर L 1 आ जाता है तो P, और L अगर 2 आ जाता है तो D। इसीलिए तीसरा वाला जो ऑर्बिट होता है ना, तीसरा वाला ऑर्बिट n बराबर 3, इसके अंदर 3s भी मिलता है, 3p भी मिलता है और 3d भी मिलता है जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब। देखो n अगर हमें 3 गिवन है तो L कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेके 2 तक। इसका मतलब 0 1 2 तीनों आएंगे किसके लिए, L = 3 के लिए, यानी कि थर्ड वाले शेल में 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, m से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, m से इसको प्रदर्शित करते हैं। किसने ढूंढा था, इसको ढूंढा था सोमरफेल्ड ने। किसने ढूंढा था, सोमरफेल्ड ने इसको ढूंढा था। ठीक है, खोजकर्ता कौन थे इसके, सोमरफेल्ड थे। ठीक है, m जो होता है ना, m ये किसको प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, ये बताती है हमें कक्षक के बारे में, कक्षक के बारे में या कक्षक के अभिविन्यास के बारे में। किसके बारे में बताती है, अभिविन्यास। ये दो शब्द आप ध्यान रखें, ये हमें कक्षक के बारे में या उसके अभिविन्यास के बारे में बताती है। ठीक है, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, डिपेंड करती है L पर। किस पर डिपेंड करती है, L पर डिपेंड करती है ना। यानी कि अगर हमें m के मान निकालने हैं, किसके, m के मान निकालने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले L के मान याद रखने पड़ेंगे। पहले हमें L का मान क्या होगा, गिवन होगा, तब जाके हम m के मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखो अगर L यहाँ पे हम लोगों को क्या है, गिवन है, अगर L गिवन है तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी -L से लेके +L तक, -L to +L। और इसमें इंक्लूड क्या करेंगे अपन, इंक्लूड करेंगे इसमें यहाँ पे हम लोग 0। वैसे ये लिखना नहीं चाहिए क्योंकि -L से लेके +L के बीच में वैसे भी 0 आने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे जनरली इंक्लूडिंग 0 लिख देते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मान लो L कितना दे दिया, 2 दे दिया, कितना दे दिया, 2, है ना।
तो L2 किसके लिए होता है, पहले माइंड में याद करो, L2 किसके लिए होता है, D के लिए होता है, याद है ना। तो इसके लिए M क्या हो जाएगा, M हो जाएगा देखो -2 से कहां तक, +2 तक, यानी कि -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो यहाँ देखो वैसे भी हम लोगों को पता है डी में कितने बॉक्स बनते हैं, जब हम बनाते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं ना, तो डी में हम लोग क्या बनाते थे, इस तरह से 5 कक्षक बनाते थे ना। कितने कक्षक बनाते थे डी में, 5। डी में 5 कक्षक होते हैं, पता है हम लोगों को। देखो यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर आ गए ना, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है ना, ये हमें कक्षकों की संख्या के बारे में बता देती है, ठीक है ना। अगर हमें L का मान गिवन है, जैसे L बराबर 2 किसके लिए होता है, D के लिए, हमने माइंड में याद रख लिया L2 होता है किसके लिए, D के लिए। अब हमने उसके लिए M की वैल्यूज निकाली, -2 -1 0 +1 +2, कितनी आई टोटल, 5 वैल्यूज, यानी कि D के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं L जो है ये गिवन है आपको 0, ठीक है, तो उसके लिए M भी क्या हो जाएगा, -0 से +0 तो लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग 0। L0 किसके लिए होता है, S के लिए होता है ना, इसलिए S में केवल और केवल क्या बनता है, एक ऑर्बिटल, यानी कि केवल और केवल एक कक्षक बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले हम लोगों ने कोश के बारे में देखा, कोश को कौन रिप्रेजेंट करता है, मुख्य क्वांटम संख्या। फिर उससे हम लोगों ने क्या निकाला, उपकोश निकाला, उपकोश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, L से। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पे, कक्षक, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अलग होती है, इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोश, उपकोश और कक्षक, तीनों में अंतर याद रखना है ना। कोश, उपकोश और कक्षक, तीनों में डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। आई होप आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगली क्वांटम संख्या देख लेते हैं एक बार, जिसे बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, छोटी सी है। अब हम अगली क्वांटम संख्या के बारे में समझते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या जो है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, S। S का मतलब होता है स्पिन, तो इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं, S से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। S से इसको प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो आपको इसके बारे में ये ध्यान रखनी। दूसरी बात, इसको ढूंढा किसने था, इसको ढूंढा था उहलेनबेक ने। किसने ढूंढा था, उहलेनबेक ने, ठीक है। उहलेनबेक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया था, ठीक है। बाकी 3 क्वांटम नंबर्स जो है ना, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये बिल्कुल अपने आप में इंडिविजुअल है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन या चक्रण के बारे में बताती है, चक्रण के बारे में बताती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है ना, वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त, क्या होता है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के अलावा एक और चक्रण कौन सा होता है, वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से। तो क्लॉकवाइज जो चक्रण होता है ना, क्लॉकवाइज चक्रण, उसके लिए जो S की वैल्यू होती है वो क्या होती है, +12। कितनी होती है, +12। और जो वामावर्त चक्रण होता है उसके लिए S की वैल्यू क्या होती है, -12, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है, तो उसके लिए S की वैल्यू क्या होगी, +12। और अगर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से चक्रण कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए जो S की वैल्यू होगी वो होगी -12। तो यहाँ पे हम लोगों ने चारों क्वांटम संख्याओं को अच्छे से समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूँ, जिससे आपको सॉल्यूशन करने में बहुत आसानी होगी किसी भी क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, यहाँ पे कोश के बारे में, है ना। कोश को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N से, ठीक है। इस कोश के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फिर उपकोश, ठीक है। कोश के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, उपकोश। उपकोश की वैल्यू डिपेंड करेगी n के ऊपर, लेकिन उसको रिप्रेजेंट अपन किससे करेंगे, L से। और L की जो वैल्यू होगी ना, वो 0 to कहां तक होगी, n-1 तक होगी। फिर उपकोश के अंदर भी क्या होंगे, यहाँ पे कक्षक होंगे। उपकोश के अंदर भी कौन होंगे, कक्षक। कक्षकों को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे और m की वैल्यू होगी -L से लेके +L तक, ठीक है। और इसमें इंक्लूड क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 0, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक मान लो क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया कि n जो है वो क्या है, 2 है,
ठीक है, n जो है वो 2 है। इसके लिए सबसे पहले तो आप l बताओ, तो l इसके लिए क्या आएगा 0 से लेके n-1 यानी कि 2-1 तक, 0 से लेके 2-1 यानी कि 0 से 1, तो 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने n से पहले 0 और 1 यानी कि l निकाल लिए। अब आपको n पे ध्यान नहीं देना है, अब आपको ये l के ऊपर ध्यान देना है। l 0 आया तो s, ठीक है, 1 आया तो p। अब आपको l पहले 0 रखना है, उसके लिए m निकालना है, तो m भी 0 आएगा, यानी कि s के अंदर कितना आएगा, सिर्फ एक डिब्बा, यानी कि एक कक्षक आया। फिर l आपको क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 के लिए m की जो वैल्यूज है वो क्या होगी, -1 से लेके +1, यानी कि p में वैसे भी कितने डिब्बे आते हैं, कितने कक्षक आते हैं, 3 कक्षक आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बाद में L से M को निकालना सीखना पड़ेगा। ये अपन जब क्वेश्चंस करेंगे ना, इससे रिलेटेड जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, वहां पे अपन इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लेते हैं, L2 किसके लिए होता है, हम लोगों को पता है L2 किसके लिए होता है, P के लिए। ठीक है, तो इसके लिए M की जो वैल्यू आएगी ना वो -2-1, सॉरी यहाँ पे L = 2 किसके लिए होता है, D के लिए होता है। तो इसके लिए M क्या आएगा, -2-1 0 +1 +2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कक्षक आ गए, टोटल 5 कक्षक आ गए। ठीक है, 5 कक्षक आ गए। इन 5 कक्षकों को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, -2 किसके लिए होता है, इस पहले वाले कक्षक के लिए, या फिर +2 किसके लिए होता है, पहले वाले कक्षक के लिए। पहले कक्षक के लिए -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। ऐसे ही इसके लिए -1 और +1 दोनों हो सकता है। इसके लिए सिर्फ सिंपल 0 होता है, इसके लिए +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, इसके लिए +2 या -2। अगर आपने -2 -1 आगे वालों को ले लिया तो फिर आपको इधर वाले क्या रखने पड़ेंगे, +1 +2। और अगर +1 +2 आपने आगे वाले ले लिए तो फिर इनको -1 -2 देना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं को और भी नाम दिया जाता है। देखो जैसे इसको नाम दे दिया हम लोगों ने dxy, इसको नाम दे दिया dyz, इसको नाम दे दिया dzx। ठीक है, 0 वाले को है ना, और इस 1 वाले को हम लोगों ने नाम दे दिया dx² - y², और ये लास्ट वाले को नाम दे दिया हम लोगों ने dz²। ये चीजें अभी अगर समझ में नहीं भी आ रही होगी ना, तो जब हम कक्षकों की आकृति के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग L = 1 लिखते हैं, किसके लिए होता है, P के लिए होता है, यानी कि P के लिए M की क्या क्या वैल्यूज हो गई, -1 0 और +1। तो यानी कि P में कितने कक्षक बनने वाले हैं, यहाँ पे 3 कक्षक बनने वाले हैं। P के अंदर कितने कक्षक बनेंगे, 3 कक्षक। ये वाला -1 का, ये 0 का और ये +1 का, या फिर ये वाला +1 का लिया तो ये वाला आपको -1 का लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे px बोल देते हैं, इसको py बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, pz। अब ये भी जो है ना, ये अभिविन्यास को बताते हैं। ये dxy dyz dzx dx² - y² dz², या ये px py pz, ये भी मैंने जो भी लिखा है ना इन कक्षकों के बारे में, ये इन कक्षकों के अभिविन्यास को बताता है कि एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी चीजें जो हम कक्षकों की आकृति में इजीली समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको अपन वहीं के लिए छोड़ते हैं, पहले अपन क्वांटम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या m बराबर -2 -1 0 +1 +2, इसके लिए सर्वप्रथम मुख्य कोश कौन सा होगा। देखो हमें यहाँ पे 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो अगर आपको पहले से पता है कि ये मुख्य क्वांटम संख्या किसके लिए होती है, तो ये मुख्य क्वांटम ये चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके लिए होती है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है D के लिए। आप यहाँ पे देखो -2 -1 0 +1 +2 किसके लिए आता है, D के लिए आता है। अगर आपको मुख्य कोश बताना है तो आपको अगर पहले से पता है कि D फर्स्ट बार किसमें आता है, मुख्य कोश 3 में आता है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले D कहाँ यूज करते हैं, 3 के लिए 3D। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको पता नहीं है तो आप कैसे करोगे इसको, देखो m जो होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, -L2 + 1 + L होती है। ठीक है, -L2 + L। अब यहाँ पे आप सिर्फ L को देख लो, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो L की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब हमने सारणी बना रखी है कि L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, D के लिए। ठीक है, और L की वैल्यू 2 जो है, ये L की वैल्यू 2 कब आएगी, जब हम लोग n की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो L की जो वैल्यूज होती है वो कहां से कहां तक आती है, 0 से लेके n-1 तक, 0 से लेके कहां तक आती है, n-1 तक। अगर 2 क्या आ रहा है, आखिरी आ रहा है, तो यहाँ पे n-1 की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, आखिरी जो सब शेल आ रहा है ना, L = 2, यानी कि D सब शेल, D उपकोश, ये आखिरी उपकोश n-1 पे आएगा, तो n-1 की वैल्यू क्या होगी, 2। तो यहां से अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 2 + 1,
यानी कि 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। सबसे पहले कौन सा ऐसा मुख्य कोश होगा जिसके अंदर ये सारी क्वांटम नंबर्स आएगी, यानी कि d ऑर्बिटल आएगा। तो कौन सा मुख्य कोश होगा 3। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एक कोश में कक्षकों की कुल संख्या होगी। हमसे एक कोश के अंदर कक्षकों की कुल संख्या पूछ रहा है, यानी कि एक जो मुख्य ऊर्जा स्तर होगा, एक जो मुख्य कक्षा होगी, उसके अंदर टोटल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो सीधे याद रखो फॉर्मूला, एक कोश के अंदर कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती है, n स्क्वायर होती है। मतलब मान लीजिए आपको दे दिया n = 3 और आपसे पूछा कि इसके अंदर कक्षकों की संख्या बताओ, तो आपको उपकोशों की नहीं बतानी, मतलब l की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको कक्षकों की संख्या बतानी है। तो इसमें कक्षकों की संख्या के लिए आप क्या करोगे, सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर दोगे, n स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9 कक्षक कैसे आएंगे बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए L की वैल्यू निकालो। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके 3 - 1, यानी कि 0 से लेके कहां तक हो जाएगी, 2 तक, यानी कि 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, यानी कि 3 के अंदर S भी आएगा, P भी आएगा और D भी आएगा। अब हम लोग जोड़ते हैं, देखो 3S जो होता है ना, S के लिए केवल एक ही कक्षक आता है, पता है आप लोगों को, क्योंकि इसके लिए M क्या होता है, ओनली 0 होता है, ठीक है ना। P के लिए कितने कक्षक आते हैं, P के लिए आते हैं 1 2 3, यानी कि इसके लिए -1 0 और +1 आता है। तो मतलब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे -1 0 और +1 किसके लिए, 3P के लिए, ठीक है। अब 3D बनाते हैं। 3D के लिए M क्या आएगा, -2 -1 0 +1 +2। देखो ये कैसे निकाला हम लोगों ने L की वैल्यूज उठाई। L की वैल्यू जब 0 थी तो उसके लिए M कितना आएगा, 0 आएगा। L की वैल्यू जब 1 है, यानी कि p ऑर्बिटल की जब हम बात करेंगे, तो जब L 1 होता है तो M की वैल्यू -1 0 और +1, -L से +L, है ना। ऐसे यहाँ पे M जब L यहाँ पे 2 था, यानी कि D कौन सा, 3D के लिए D कितना होगा, 2, ठीक है। मतलब L कितना होगा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो M कितना होगा यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। यानी कि 3D में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, कितने कक्षक आएंगे, 5 कक्षक। आप इन सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए टोटल, 9 हो गए। यानी कि एक कोश के अंदर कक्षकों की संख्या निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको जो मुख्य क्वांटम संख्या दी गई है ना, उसका सीधे सीधे क्या कर दो आप, स्क्वायर। अब इसी के अंदर हम एक चीज और समझते हैं, क्या, देखो एक कोश के अंदर एक कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पाउली की एक्सक्लूजन थ्योरी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, एक कक्षक में, चलो यही समझ लेते हैं, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी कब, जब उनके चक्रण क्या हो, विपरीत, यानी कि एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो अगर मैं इन सब में इलेक्ट्रॉन भर दूं, ठीक है, अगर मैं इन सब में इलेक्ट्रॉन भर दूं तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 18। तो ये कब आएगा 18, जब मैं क्या करूंगा, n स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या है, एक कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का भी हमने फॉर्मूला निकाल लिया, क्या होता है, 2n स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन में हम लोगों ने कितनी सारी चीजें समझ ली। देखो सबसे पहले हमने एक कोश के अंदर कक्षकों की संख्या निकालनी, क्या करो आप, मुख्य क्वांटम संख्या का सीधे सीधे स्क्वायर कर दो, और जब आप मुख्य क्वांटम संख्या के स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक कोश में आने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। अब अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है हम लोगों से, एक कोश में उपकोश की कुल संख्या कितनी होगी। एक कोश में उपकोश और कक्षक में डिफरेंस याद रखना। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक कोश में कक्षकों की कुल संख्या देखी थी, कितनी आई थी, n स्क्वायर। यहीं पे याद कर लो, एक कोश में कक्षकों की संख्या कितनी, n स्क्वायर। लेकिन यहां पूछ रहा है एक कोश में उपकोश की संख्या। तो देखो अगर आपको कोश कौन सा दे दिया यहाँ पे, अगर आपको कोश दे रखा है n, तो इसके अंदर उपकोशों की संख्या क्या हो जाएगी, उपकोशों की संख्या, सीधे सीधे उपकोशों की संख्या आप कितनी बता दोगे यहाँ पे, n, सीधे याद रखो, ठीक है। जैसे मैंने n = क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो n = 2 के लिए l क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, यानी कि इसमें या तो s होगा या p होगा। तो 2 के अंदर सिर्फ s या p होता है। तो देखो ऑटोमेटिक 2 उपकोश आ गए ना इसके अंदर,
n इज इक्वल टू 2 और इसके अंदर उपकोष भी कितने 2। अगर मैंने n इज इक्वल टू 3 ले लिया तो इसके लिए l की जो वैल्यूज है वो कितनी आएगी 0 1 2, यानी कि इसके लिए क्या क्या आ सकते हैं s p या d। तो देखो 3 के लिए ऑटोमेटिकली 3s 3p और 3b आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो उपकोषों की जो संख्या है ना वो सीधे सीधे क्या होती है कोष की संख्या के बराबर होती है, ठीक है ना। कोष का जो भी नंबर है ना nth जो भी आपको कोष दिया हुआ है nवां कोष, उस n के बराबर ही क्या हो जाएगी उसके अंदर उपकोषों की संख्या।